सबको? मेरा वॉइस क्लियर है सबको? ओके, तो देखो कल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे बेस्ड कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी। ठीक है, तो लास्ट में हम नेमन पियर्सन लेमा को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसी को अभी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ और टर्म्स हमने डिस्कस की, जैसे मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होता है और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होता है। ठीक है, तो इसे अगर समराइज्ड वे में अगर हम देखें, तो सपोज कोई क्रिटिकल रीजन है W। ठीक है, तो इस W के लिए कंडीशन क्या है? इस W की जो पावर है दैट इज 1 - बीटा। ये 1 - बीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, यानी हम कहें भाई हमारे पास अगर 4 क्रिटिकल रीजन है, तो 4 क्रिटिकल रीजन में से W की पावर क्या है? मैक्सिमम है। ठीक, और इसका साइज दैट मीन्स अल्फा, ये अल्फा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ठीक, तो इस W पे बेस्ड, ठीक है, ये हमारे पास W है, क्रिटिकल रीजन है। ठीक, जिसमें हमने देखा भाई इस W की पावर क्या है? मैक्सिमम है, और साइज इसका मिनिमम है। तो इस पे बेस्ड कुछ टेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट हमारा हो सकता है सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे हम कह ले भाई H0 सच दैट थीटा इक्वल टू 3 वर्सेस H1 सच दैट थीटा इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई हमने क्या किया है, नल हाइपोथेसिस में भी पैरामीटर को स्पेसिफाई किया हुआ है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी पैरामीटर को स्पेसिफाई किया है। और सपोज करिए जिस पॉपुलेशन के लिए हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में सिर्फ क्या है? एक ही पैरामीटर है, थीटा। तो ये हाइपोथेसिस हुई सिंपल वर्सेस सिंपल की हाइपोथेसिस। तो इस केस में जो टेस्टिंग प्रोसीजर होगा, ठीक है, या जो क्रिटिकल रीजन हम लेके चल रहे हैं, ठीक, अब इस क्रिटिकल रीजन को अगर हम सिंपल वर्सेस सिंपल में यूज करेंगे, तो ये क्रिटिकल रीजन कहलाएगा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, और इस पे बेस टेस्ट कहलाएगा मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ठीक, इसी तरह से सेकंड कंडीशन हो सकती है। सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है? सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस, ये केस हो सकता है, या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट, यह हाइपोथेसिस हो सकती है, या फिर कंपोजिट वर्सेस सिंपल, इस तरह की हाइपोथेसिस हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस जैसे H0 सच दैट थीटा इक्वल टू 3 वर्सेस H1 सच दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये इस तरह की हाइपोथेसिस, ये हमारी सिंपल हाइपोथेसिस है, सिंपल नल हाइपोथेसिस है, और ये कंपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। यहाँ पर पैरामीटर कंप्लीटली स्पेसिफाइड है, यहाँ पर पैरामीटर स्पेसिफाइड नहीं है, पैरामीटर अननोन है। ठीक है, इसी तरह से और भी हाइपोथेसिस हमारी हो सकती हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट, यानी जहाँ पर भी कंपोजिट हाइपोथेसिस होगी, चाहे नल हाइपोथेसिस कंपोजिट हो या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंपोजिट हो, तो इस तरह के केसेज में ये क्रिटिकल रीजन जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है भाई, इसकी पावर मैक्सिमम है और साइज मिनिमम है, तो इस केस में ये टेस्ट हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्मली, सॉरी, ये क्रिटिकल रीजन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। और इस क्रिटिकल रीजन के बेसिस पे आप अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स टेस्टिंग है। तो इस केस में ये टेस्ट हमारा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप डिसीजन लोगे, आइदर वी रिजेक्ट H0 or we accept H0 on the basis of this critical region। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी कंडीशन होगी रिजेक्ट H0 और एक्सेप्ट H0। ठीक, तो ये तो था मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। ठीक, तो जो क्रिटिकल रीजन है यहाँ पर, जिसकी पावर मैक्सिमम है और अल्फा मिनिमम है, ये क्रिटिकल रीजन हमारा कहलाता है बेस्ट क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो क्लियर है भाई, बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या होगा? ऐसा क्रिटिकल रीजन जिसकी पावर मैक्सिमम होगी बाकी सारे क्रिटिकल रीजन से, और जिसका साइज क्या होगा? बाकी क्रिटिकल रीजन के बराबर होगा या उससे कम होगा।
ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या है और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या है। ठीक। तो अब कैसे हम मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फाइंड करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होगा, और कैसे हम पता करेंगे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होगा। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है भाई। मोस्ट ये डब्ल्यू मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन किस केस में होगा, जब सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हो जाएगा जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए हम नेमन पियर्सन लेमा का यूज करते हैं। ठीक, और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं। तो अब ये टेस्ट क्या होते हैं इसे डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे हम क्रिटिकल रीजन यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर नेमन पियर्सन लेमा की बात की जाए, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन में किसी को डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, नहीं है कोई डाउट। ठीक है, तो नेमन पियर्सन लेमा में हमने हमने हमें पता है भाई हमने क्या करना है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि नेमन पियर्सन लेमा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पहले से पता है भाई। मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो हाइपोथेसिस होंगी यहाँ पर वो हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल की हाइपोथेसिस होगी। सपोज इस तरह की हाइपोथेसिस है, एच नॉट सच दैट थीटा इक्वल टू थीटा जीरो अगेंस्ट एच वन सच दैट थीटा इक्वल टू थीटा वन। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल जब कंसिडर किया था जहां पर हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वहां पे हमने कहा था भाई जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, यानी टेस्ट किसे किया जाएगा, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा, तो इसे टेस्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सैंपल कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये सैंपल यूनिट साइज का हो सकता है या एन यूनिट्स का हो सकता है, सैंपल ऑफ साइज एन। सपोज हमने क्या किया, सैंपल ऑफ साइज एन कंसिडर किया है। ठीक है, तो सैंपल हम कंसिडर करेंगे तो इस तरह से हम अपने सैंपल को डिनोट कर सकते हैं एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। ठीक, तो अब क्या होगा भाई, सैंपल ऑब्जर्वेशंस हैं तो इन सैंपल ऑब्जर्वेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है जिसे हम जनरली लाइक्लीहुड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस है, नल एंड अल्टरनेटिव। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो सकता है, कंडीशन टू कंडीशन इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, तो कंडीशन टू कंडीशन इसकी वैल्यू वेरी करेगी तो हम कह सकते हैं भाई लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच जीरो। सपोज ये क्या है हमारा, एल जीरो है। इसी तरह से लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन, ये एल वन है। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं भाई, जैसे अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करें तो ये इतना होता है। ठीक है, e⁻⁻½ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो सपोज हमारी टेस्टिंग क्या है, म्यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई एवरेज वेट हमने कंसिडर किया है किसी मैटर का या किसी लिविंग थिंग का। तो एच नॉट सच दैट म्यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड सिग्मा इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इस तरह की हाइपोथेसिस है। और इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमारी, सपोज म्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों हाइपोथेसिस में पैरामीटर्स को कंप्लीटली स्पेसिफाई किया है, सारे पैरामीटर्स स्पेसिफाइड हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है। तो हम देखेंगे जब हम सैंपल कंसिडर करेंगे, ठीक है, सैंपल कंसिडर करने पे सैंपल कंसिडर करने पे हमारे पास क्या होगा, जॉइंट पीडीएफ होगा। तो ये जॉइंट पीडीएफ हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है।
ठीक है। तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो आप देखेंगे भाई जब हम L0 यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो L0 सिंपली क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर की जगह पर सिग्मा की वैल्यू पुट होगी, दैट मीन्स ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 18 पाई कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक, दिस इज आवर 18 पाई, 1/18 पाई टू दी पावर n/2 अगर हमने n यूनिट का सैंपल लिया है। ठीक, तो -1/2 x माइनस म्यू, दैट मीन्स x माइनस 20 डिवाइडेड बाई सिग्मा, दैट इज 3। तो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह से लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पर डेवलप हो सकता है, अंडर नल हाइपोथेसिस एंड अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो न्यूमैन पियर्सन लेमा कहती है भाई जब हमारे पास प्रॉब्लम है सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस की, तो कोई भी क्रिटिकल रीजन जो इस तरह की फॉर्म में हो, L1 डिवाइडेड बाई L0 ग्रेटर देन K, कोई भी क्रिटिकल रीजन जो इस तरह की फॉर्म में हो, वो क्रिटिकल रीजन हमारा क्या होगा, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे भाई L1 L0, अब आप देख रहे हैं जब हम L1 L0 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब L0 डिफाइंड होगा, ठीक है, तो L0 में अब हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है, यहाँ पर पैरामीटर्स की वैल्यू अननोन नहीं है, पैरामीटर्स हमारे क्या हो गए, देखिए स्पेसिफाइड हो गए हैं। तो अब हम देख रहे हैं भाई जो लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, हियर द लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एस नॉट इज द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस अलोन। इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से L1 हम निकालेंगे, तो L1 भी क्या होगा, L1 भी होगा लाइक्लीहुड फंक्शन ओनली फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर दिया है। तो आप देख रहे हैं जो लाइक्लीहुड फंक्शन L0 है, ये L0 किसका फंक्शन है, अब सिर्फ सैंपल ऑब्जर्वेशन का फंक्शन है। ठीक है, तो यहां से जब हम L1 अपॉन L0 इस रेशियो को इस तरह से सॉल्व करें, ग्रेटर देन K की कंडीशन पे सॉल्व करें, तो सिंपली हमने क्या करना है, इस इनइक्वलिटी में क्या करेंगे, सैंपल ऑब्जर्वेशंस को एक साइड ले लेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड ले लेंगे। तो ये दो तरह की कंडीशंस हो सकती है, फर्स्ट हो सकता है भाई सैंपल ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन कांस्टेंट, और सेकंड कंडीशन हो सकती है सैंपल ऑब्जर्वेशंस लेस देन कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस आ सकती है जब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या किया, L1 अपॉन L0 रेशियो सॉल्व किया, और K हमारा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है K ग्रेटर देन 0। ठीक, तो इस केस में हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करें तो इस तरह की इनइक्वलिटी हमें मिलेगी, या तो इस तरह की मिलेगी या इस तरह की मिलेगी, सैंपल ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन कांस्टेंट और सैंपल ऑब्जर्वेशन लेस देन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक क्रिटिकल रीजन है जो बताएगा भाई सैंपल ऑब्जर्वेशंस किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से बड़े हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इसी तरह से सेकंड केस में, सेकंड केस इंप्लाई करेगा भाई व्हेन सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन कांस्टेंट सम प्रीडिफाइंड कांस्टेंट, देन वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ठीक, तो अब ये कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट के लिए कंडीशंस है भाई, सिंपल कंडीशन है, हमें अल्फा, हम क्या करते हैं टेस्टिंग में हमेशा अल्फा को फिक्स करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, आप टेस्टिंग में क्या होता है, अल्फा को अगर आप डिक्रीज करते हो तो बीटा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से अगर आप बीटा को डिक्रीज करोगे तो उस केस में अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नीमन ने कहा भाई हम क्या करें, हम ये इंक्रीज डिक्रीज में क्या करें, सिर्फ एक वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करें, यानी अल्फा को हम क्या कर लें, फिक्स कर लें, देन वी हैव टू मिनिमाइज बीटा। ठीक, इसी में अभी फिर आगे हमने देखा, तो आगे और थियोरेटिकल वर्क्स हुआ, तो आगे थियोरेटिकल वर्क में हमने देखा भाई हम क्या करें, अल्फा और बीटा को मिनिमाइज करना है, तो हम सिंपली क्या करें, अपने सैंपल साइज को लार्ज करें। ठीक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, अगर हमें अपनी टाइप फर्स्ट एरर का चांस और टाइप सेकंड एरर के चांस को मिनिमाइज करना है, तो हम सिंपली क्या कर लें, अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर लें। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने कहा भाई अल्फा हमारा क्या है, फिक्स्ड है, और बीटा को हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक, और नीमन पियर्सन लेमा के थ्रू हमें ये रिजल्ट मिला भाई, सैंपल ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन कांस्टेंट। तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर के क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मीन जिसकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो कैसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करोगे, तो सिंपल सी कंडीशन है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज सैंपल ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन कांस्टेंट अंडर
नल हाइपोथेसिस शुड बी इक्वल टू अल्फा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर दिस गिवन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू पता चली तो हमें क्रिटिकल रीजन डिफाइंड हो जाएगी, क्रिटिकल रीजन क्या है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल रीजन निकल के आएगा, जो भी क्रिटिकल रीजन होगा, वो चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे आप कांस्टेंट निकाल लो उसके बाद उसे उस फॉर्म में लिखो, तो वो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, अपने आप में मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। उसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, दिस इज आवर नेमन पियर्सन लेमा। तो इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं बुक में, तो स्टेटमेंट पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लें तो थोड़ा बहुत आइडिया आता है ना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको नहीं किया हो। ठीक, तो एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम देखें। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है भाई, फाइंड मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग एच नॉट सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू जीरो वर्सेज एच वन सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू वन। ठीक, एंड सिग्मा स्क्वायर इज नोन। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर नोन है व्हेन सैम्पलिंग इज डन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। इस तरह का क्वेश्चन है, वर्डिंग आप देख लेना बुक में, वर्डिंग मिल जाएगी। सिंपली मैंने क्या करना है, इस नल हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के करस्पॉन्डिंग टेस्ट करना है। तो इस केस में मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मुझे आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ नीमन पियर्सन लेमा। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर अननोन है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर नोन है। तो इस केस में ये प्रॉब्लम हमारी सिंपल वर्सेस सिंपल की प्रॉब्लम है, सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, सिंपली हमने सैंपल कंसिडर कर लेना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सैंपल कंसिडर करेंगे तो ये हम इस तरह से इसको, अपने सैंपल को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, सैंपल को शॉर्ट में इस तरह से लिखा जा सकता है भाई, जो हम लिख रहे हैं, लेट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन कर लें। तो लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये 2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू दी पावर n बाई टू। ठीक है, ए टू दी पावर -1/2 ए टू दी पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, समेसन ये अंडर स्टूड है भाई, समेसन इज ओवर आई वन टू अप टू एन, तो उसे मैं पर्टिकुलरली नोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो यही होगा इस केस में लाइक्लीहुड फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब जो नल हाइपोथेसिस है, एच नॉट सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू जीरो। ठीक है, वर्सेज एच वन सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू वन, इस तरह की कंडीशन है। तो यहाँ से हम देखें तो अंडर एच जीरो लाइक्लीहुड फंक्शन दैट इज एल जीरो। तो ये एल जीरो कितना होगा, ये होगा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज नोन क्वांटिटी, टू दी पावर n बाई टू ई टू दी पावर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स माइनस म्यू जीरो होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर नल हाइपोथेसिस। तो अब आप देख रहे हैं भाई, सिग्मा स्क्वायर नोन है और म्यू जीरो भी स्पेसिफाइड है, ये म्यू जीरो भी हमारे पास नोन क्वांटिटी है। तो अब जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस ओनली। दिस इज द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस अलोन। ओके, इसी तरह से हम लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन
अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू द पावर n/2, सिग्मा स्क्वायर इज नोन, e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन x माइनस म्यू वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हमें फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं भाई मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन W is given by W equal to x vector. X vector belongs to sample space such that L1 over L0 greater than K। ठीक है, हमने कहा भाई अकॉर्डिंग टू नेमन पियर्सन लेमा द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन W will be L1 upon L0 greater than K। So we have to solve this inequality. Okay, so L1 is, इसे सॉल्व करेंगे L1 की वैल्यू कितना होगा, यही होता है ना नेमन पियर्सन लेमा। नेमन पियर्सन लेमा सही नोट किया मैंने। नेमन पियर्सन लेमा सही नोट किया है। हम्म, तो इसे अब हम देखें L1 अपॉन L0 की वैल्यू हम निकालें, तो ये कितना होगा। L1 की वैल्यू है 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू द पावर n/2 e टू द पावर -हाफ सिग्मा स्क्वायर समेसन x माइनस म्यू वन होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई L0। L0 की वैल्यू होगी 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू द पावर n/2 e टू द पावर -हाफ सिग्मा स्क्वायर समेसन x माइनस म्यू ज़ीरो होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू द पावर n/2, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू द पावर n/2, ये कैंसिल होगा। ठीक है, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन x माइनस म्यू वन होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर क्वांटिटी को न्यूमरेटर में हम लाएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, e टू द पावर 1/सिग्मा स्क्वायर समेसन x माइनस म्यू ज़ीरो होल स्क्वायर। ठीक, तो इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से बेस हमारा सेम है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन x माइनस म्यू वन होल स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन x माइनस म्यू ज़ीरो होल स्क्वायर। तो 1/सिग्मा स्क्वायर हम बाहर ले लें। ठीक है, तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर हम बाहर लें तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा समेसन x माइनस म्यू वन होल स्क्वायर माइनस समेसन x माइनस म्यू ज़ीरो होल स्क्वायर। ठीक है, -1/सिग्मा स्क्वायर हमने बाहर लिया है तो ये अंदर भी माइनस रहेगा यहाँ पर। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो समेसन को ओपन कर लें, तो समेसन को ओपन करेंगे तो ये मिलेगा हमें समेसन एक्स स्क्वायर प्लस समेसन म्यू वन स्क्वायर माइनस 2 समेसन x इंटू म्यू वन। फर्स्ट टर्म में हम स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समेसन अंदर ले जाएंगे तो समेसन ए स्क्वायर प्लस समेसन बी स्क्वायर माइनस 2 समेसन ए बी, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। देन माइनस
इसमें भी यही होगा, समेसन ए स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर से, तो प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो समेसन म्यू ज़ीरो स्क्वायर माइनस ट्वाइस समेसन म्यू ज़ीरो एक्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सपेंशन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई समेसन एक्स स्क्वायर और माइनस समेसन एक्स स्क्वायर, ये तो बैलेंस हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पर प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस थी तो माइनस से हम बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस हो गया, तो ये टर्म बैलेंस हुई। और म्यू वन हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू वन फिक्स्ड है और म्यू ज़ीरो भी फिक्स है, तो हम समेसन से बाहर ले लें, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा n इंटू म्यू वन स्क्वायर। म्यू वन स्क्वायर हम समेसन से बाहर लेंगे और समेसन हमारा n टाइम्स है। ठीक है, तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा n, तो ये n इंटू म्यू वन स्क्वायर माइनस यहाँ से देखो इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 2n इंटू एक्स बार इंटू म्यू वन, समेसन एक्स को एक्स बार में एक्स बार की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये n इंटू एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस n इंटू म्यू ज़ीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस n इंटू एक्स बार इंटू म्यू ज़ीरो, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे म्यू ज़ीरो कांस्टेंट है, समेसन से बाहर हम ले सकते हैं, तो समेसन एक्स रहेगा। ठीक है, समेसन एक्स को हम n इंटू एक्स बार इंटू म्यू ज़ीरो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये क्वांटिटी हमारी क्या थी, L1/L0। ठीक है, ये हम फाइंड कर रहे थे। ठीक, तब हमें पता है भाई जो लॉग फंक्शन होता है, तो लॉग फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर इनइक्वलिटी पे वर्क करने जा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है इनइक्वलिटी में। जैसे क्योंकि आप क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से आ जाता है ना, जैसे अगर हम कोई और डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यहाँ पर सॉल्व करें, या अभी इसी में आगे देखेंगे सॉल्यूशन में कुछ चेंजेज आएंगे इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी के रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो एक सिंपल सा रूल है भाई, जैसे हमने कहा 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करें इनइक्वलिटी में, दैट मीन्स -5 एंड -3, तो आप देखेंगे इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, -5 इज लेस देन -3। ठीक है, यही रूल होता है। अगर हम रियल लाइन पे बात करें, तो रियल लाइन पे ये 0, यहाँ कहीं -5 होगा, यहाँ कहीं -3 होगा, और यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट केस था 5 इज ग्रेटर देन 3, हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक, इसी तरह से अगर हम देखें लॉग फंक्शन, तो ध्यान देना लॉग फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, देन लॉग 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन लॉग 3। ठीक है, ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इन दो रिजल्ट्स को मैं अप्लाई करूंगा, तो आई होप कि आपको ये इनइक्वलिटी के रिजल्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब सिंपली हमें क्या करना है भाई, क्रिटिकल रीजन फाइंड करना था। और क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन है L1/L0 दिस शुड बी ग्रेटर देन K। तो इसे जब यहाँ पर हम अप्लाई करें, तो ये यही कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन पे मैं क्या कर लूँ, लॉग ले लूँ। ठीक, तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ L1/L0 ग्रेटर देन लॉग ऑफ K। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो मैं लॉग किसका ले रहा हूँ भाई, L1/L0 का लॉग ले रहा हूँ, तो L1/L0 मेरे पास ये है, इसका लॉग लूंगा तो लॉग ऑफ E दैट इज 1, तो हमें मिलेगा -1/2 सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट n म्यू वन स्क्वायर माइनस n म्यू ज़ीरो स्क्वायर। इस टर्म को और इस टर्म को मैंने एक साथ ले लिया, कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, और प्लस 2n इंटू एक्स बार म्यू ज़ीरो माइनस 2n इंटू एक्स बार म्यू वन, दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन लॉग के। इतना लिखा जा सकता है, क्यों?
लिख सकते हैं ना इतना। हम्म। अब इसमें आगे बढ़ें तो ये -1/2 सिग्मा स्क्वायर से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ से n हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा n/2 सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट म्यू ज़ीरो स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर। ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह से प्लस, अब यहाँ पर देखो ये सैंपल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन है, तो मैंने बताया है आपको इनइक्वलिटी में हमें क्या करना है, इस इनइक्वलिटी को इस तरह से सॉल्व करना है कि सैंपल ऑब्जर्वेशंस इनइक्वलिटी के एक साइड आ जाएं और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी साइड चले जाएं। ठीक है, तो यही हम करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सैंपल ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसे हम एक साथ लिखेंगे, तो एक साथ लिखने पे ये वैल्यू हो जाएगी 2n x बार इंटू म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन लॉग के, यही होगी। ये सही लिखा है मैंने इसे, आप देख लीजिए एक बार। यहाँ तक सही वर्क किया है। ठीक है, तो अब ये टर्म देखिए, ये टर्म पूरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम इनइक्वलिटी के इस साइड ले जाएंगे, तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये 2n x बार इंटू म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन लॉग के प्लस n इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर म्यू ज़ीरो नॉट माइनस म्यू वन स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसको इनइक्वलिटी के इस साइड ले जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है इक्वलिटी पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 2n/2 सिग्मा स्क्वायर, इसे भी हम इधर पुट कर लें, तो यहाँ हमें मिलेगा x बार इंटू म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो ग्रेटर देन लॉग के प्लस n अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर म्यू ज़ीरो स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n, and this term will be multiplied by sigma square. ठीक है, and suppose this is c1, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, k हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, n फिक्स्ड है, सिग्मा स्क्वायर नोन है, म्यू जीरो म्यू वन स्क्वायर स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, हमने इसे कह दिया भाई ये एक नया कांस्टेंट है, सपोज c1। क्लियर, तो यहाँ से ये रिजल्ट फॉलो हुआ, x बार ग्रेटर देन c1 अपॉन म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो। ठीक, तो ये हमें एक क्रिटिकल रीजन मिल रहा है, एक्स बार ग्रेटर देन c1 अपॉन म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो। तो अब यहाँ से देखो दो केस पॉसिबल हैं। ठीक, अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये देखो, क्रिटिकल रीजन हम इसे कहें W, सच दैट एक्स बार ग्रेटर देन c1 अपॉन म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो, और टेस्टिंग H0 सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू ज़ीरो वर्सेस H1 सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू वन। ठीक, तो यहाँ से दो केस पॉसिबल हैं। केस फर्स्ट इज म्यू वन ग्रेटर देन म्यू ज़ीरो। ठीक है, यानी क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पैरामीटर की वैल्यू नल हाइपोथेसिस में पैरामीटर की वैल्यू से बड़ी क्वांटिटी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, एच नॉट सच दैट म्यू इक्वल टू 30 वर्सेस एच वन सच दैट म्यू इक्वल टू 35 एंड सिग्मा इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर्स स्पेसिफाइड हैं, कंप्लीटली स्पेसिफाइड हैं। तो हम देख रहे हैं भाई म्यू की वैल्यू H1 में क्या है, H0 से बड़ी क्वांटिटी, यानी कि ये कंडीशन है म्यू वन ग्रेटर देन म्यू जीरो। तो व्हेन म्यू वन ग्रेटर देन म्यू जीरो, देन म्यू वन माइनस म्यू जीरो विल बी
पॉजिटिव, ठीक है। तो म्यू वन माइनस म्यू जीरो क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा। देयर फोर द क्रिटिकल रीजन, देयर फोर द क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग एच नॉट सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू जीरो versus h1 such that mu equal to mu1 where mu1 is greater than mu0 is given by w equal to या w such that x bar greater than c, ठीक है। म्यू वन माइनस म्यू जीरो पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी सी वन अपॉन म्यू वन माइनस म्यू जीरो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में क्रिटिकल रीजन हमारा क्या होगा, एक्स बार ग्रेटर देन सी होगा, ठीक है। अब ये सी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम कह सकते हैं भाई वेयर सी इज ए कांस्टेंट such that probability of x bar greater than c when null hypothesis is true is equal to alpha। और हमें पता है भाई अल्फा को हम क्या करते हैं जनरली 0.5 या 0.01 पे फिक्स कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, इस एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे हमेशा एक्स बार आए, ये होगी आएगा क्या यहाँ पर, मैंने बताया आपको सैंपल ऑब्जर्वेशन का कोई फंक्शन होगा, और सैंपल ऑब्जर्वेशन का फंक्शन हमारा स्टैटिस्टिक होती है। तो इस स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So this probability can be calculated with the help of the distribution of this given statistic। ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, ये हमने डिफाइन कर दिया क्रिटिकल रीजन। तो हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली हम इस इक्वेशन को सी के टर्म्स में सॉल्व कर लें, तो हमें सी की वैल्यू मिलेगी। तो वहां से हम कह सकते हैं भाई जो क्रिटिकल रीजन यहाँ पर बनेगा, आप सपोज सी की वैल्यू आ गई 3 या सी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो एक्स बार ग्रेटर देन 5, दिस इज आवर क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग दी नल हाइपोथेसिस। ठीक, उस केस में हम कहेंगे भाई अगर हमारा सैंपल मीन 3 से बड़ा आएगा तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। और ये क्रिटिकल रीजन क्या होगा उस केस में, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। इस क्रिटिकल रीजन की पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इस तरह से जहां पर आप इस क्रिटिकल रीजन को यूज करके अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर, ये टेस्ट हमारा क्या होगा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे नेक्स्ट है केस सेकंड। अगर आपको इस पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो केस सेकंड में क्या हो सकता है भाई, केस सेकंड में म्यू वन लेस देन म्यू टू हो सकता है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, म्यू वन माइनस म्यू टू इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स म्यू वन माइनस म्यू टू विल बी नेगेटिव, ठीक। तो जब म्यू वन माइनस म्यू टू नेगेटिव होगा, तो उस केस में ये एक्स बार ग्रेटर देन सी वन अपॉन म्यू वन माइनस म्यू जीरो, हमने ये क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया था। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स बार लेस देन सी वन अपॉन म्यू वन माइनस म्यू जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई इस केस में जो क्रिटिकल रीजन होगा, ये क्रिटिकल रीजन क्या होगा, एक्स बार लेस देन सी। और कंडीशन ये होगी वेयर C is chosen such that probability of x bar less than C under H naught is equal to 0.05 और 0.01। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें C की वैल्यू के लिए, तो हमें मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिल जाए। तो किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और रही डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनके लिए आप मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर लेंगे, क्यों, कर सकते हैं ना। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो आपके तो आप पूछ लो, क्लियर है सब कुछ, क्यों, कोई डाउट नहीं है। हम्म,
कोई डाउट नहीं है। अब देखो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, है ना। हमारा अभी तो टारगेट ये है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा भाई। आपको सपोज नल हाइपोथेसिस दे दी थीटा इक्वल टू थीटा जीरो वर्सेज H1 सच दैट थीटा इक्वल टू थीटा वन। ठीक है, और आपसे कह दिया भाई जो सैंपल आपने कंसिडर किया है, ये सपोज आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कंसिडर किया है, तो भाई इस केस में बेस्ट क्रिटिकल रीजन की फॉर्म क्या है। तो एक ऑप्शन वो दे देगा W सच दैट x इज ग्रेटर देन C, सेकंड में क्या देगा x इज लेस देन C। ठीक है, या बोथ ऑफ दी बोथ A एंड B और नन ऑफ दी अबव। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो उस केस में सिंपली आपने क्या करना है, L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन K इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए फिर यहाँ पर वो फर्दर केस भी यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। वो केस कह देगा भाई व्हेन सपोज थीटा वन इज लेस देन थीटा जीरो देन द क्रिटिकल रीजन इज गिवन एज। ठीक है, या इसी तरह से बर्नौली पॉपुलेशन के लिए कह सकते हैं, या सिंपली जैसे हम नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए कह रहे हैं, तो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आप क्या करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो इसमें आप प्रैक्टिस करिए और ये ध्यान में रखिए कि भाई किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह का क्रिटिकल रीजन बनता है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसे केस टू केस डेवलप कर सकते हैं, फर्दर डेवलप कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा है यहाँ पे नेमन पियर्सन लेमा की फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। लेमन पियर्सन लेमा की फॉर्म क्या है। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन आपने देखा भाई, क्रिटिकल रीजन किस तरह से डिफाइन है, x बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस सच दैट L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन K। इसी तरह से अगर सिंगल सैंपल होगा, तो सिंगल सैंपल के केस में हम कह सकते हैं भाई एफ एक्स थीटा वन अपॉन एफ एक्स थीटा जीरो ग्रेटर देन के। ये भी हमें क्या देगा, क्रिटिकल रीजन देगा। ठीक है, इसी तरह से एक्सेप्टेंस रीजन भी हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अब ये क्रिटिकल रीजन है, तो ऑब्वियस है भाई एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा L1 अपॉन L0 लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म भी पूछी जा सकती है। द नेमन पियर्सन लेमा इज गिवन बाय। ठीक, तो ये क्या हो सकता है, तीनों पार्ट आ सकते हैं, तीनों पार्ट आ सकते हैं, और लास्ट में एक ऑप्शन दे देगा ऑल द अबव। तो आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, नेमन पियर्सन लेमा है। क्लियर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो था नेमन पियर्सन लेमा। अब दूसरा जो केस है भाई, यहाँ पर क्या था, सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस थी। ठीक है, ये कंडीशन भी याद रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, नेमन पियर्सन लेमा इज यूज्ड व्हेन द हाइपोथेसिस इज सिंपल वर्सेस सिंपल, और ऑप्शन दे देगा सिंपल वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट। आपको होगा भाई नेमन पियर्सन लेमा हम कब यूज करेंगे, जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होगी हमारी, सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक, तो अभी अब हम नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स वाला सेगमेंट देखेंगे। तो उसमें ये क्वेश्चंस फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको वहाँ से भी आएगा। ठीक, तो अभी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सब चीज़ समझ में आ गई। देखो एग्जाम्पल्स के लिए आप गुप्ता कपूर आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, गुप्ता कपूर में लेकिन इतने एग्जाम्पल्स तो नहीं हैं, कुछ ही सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं। तो कुछ आप खुद से भी डेवलप कर सकते हो, जैसे एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन के लिए आप L1 अपॉन L0 निकाल सकते हो, है ना। और एक बुक आती है, अब वो शायद मिलती तो नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके एरिया में मिलती है। वो है इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स बाय चौधरी एंड चौधरी, लेकिन वो बुक बहुत रेयर है मिलना, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स बाय चौधरी एंड चौधरी।
ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स मेरठ के आसपास रहने वाले हैं, ठीक है, ये मेरठ यूनिवर्सिटी में यूज़ होती है। अब होती है नहीं होती है मुझे पता नहीं है, ये मैं आपको लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हो, इसमें स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पे बेस्ड काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब आप कहोगे भाई सर आप मुझे ये बुक अवेलेबल करा दो, ठीक है, तो मेरे पास ये बुक नहीं है, पहले थी मेरे पास बुक, मैंने किसी स्टूडेंट को दी तो उसने मुझे वापस नहीं करी। ठीक है। तो अब नहीं है मेरे पास बुक, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स बाय चौधरी एंड चौधरी। ठीक। तो ये मेरठ यूनिवर्सिटी में शायद अप्लाई होती है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से बिलोंग करता है तो वहाँ से आप उससे पूछ के उससे अरेंज करवा सकते हो। ठीक है। और अगर अरेंज होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे बताएं। ठीक है, तो मेरे पास भी शायद ये बुक आ जाए कहीं से। ठीक। तो इस बुक को देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरी एक बुक है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। अब लेकिन आप लोग ज़्यादातर इसमें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ में ना आ पाए, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ये श्रीवास्तव की बुक आती है, श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव। तो ये बुक भी आप देख सकते हो। ठीक है। और बाकी अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो गुण गुप्ता दास गुप्ता की बुक्स आती हैं। ठीक है, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, ये रेफरेंस बुक हैं। और इसी तरह से फॉरेन राइटर्स की बुक आती हैं, कासिला बर्गर की बुक आती है, और मूड एंड ग्रेबिल की बुक आती है। ठीक है। तो वो बुक्स आप देखो, बुक्स बहुत सारी हैं। ठीक है, मैटर करता है कि आपको किस बुक से समझ में आता है ना। तो अब जब ये बात आएगी भाई आपको किस बुक से समझ में आता है, तो मैं उस केस में प्रिफर करूंगा बेसिक स्टैटिस्टिक्स बाय बी एल अग्रवाल। बेसिक स्टैटिस्टिक्स बाय बी एल अग्रवाल। या फिर आपको स्पेसिफिक देखना है तो प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स बाय बी एल अग्रवाल। अगर आप जैसे ए आर एस नेट में प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई और कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे पी एच डी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, या जे आर एफ या एस आर एफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में जो क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिस्टिक के, वो जनरली इस प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स से बनते हैं। आपको पता होगा प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इस बुक में, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, और कॉन्सेप्चुअल भी काफ़ी कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, आपके पास बुक्स तो बहुत हैं, है ना, लेकिन कौन सी बुक से आपको समझ में आता है वो मैटर करता है। ठीक। अब आप देखने जाओगे इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, अब मैं रिकमेंड तो कर रहा हूँ आपको इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो आपको कहोगे भाई सर ने हमें ये बुक रेफर करी है, इसको ट्राई किया जाए, पता चल रहा भाई इसमें से आपको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है ना, तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ठीक है। अब जो लेमन है, आप बात करते हो गुप्ता कपूर की, है ना, तो गुप्ता कपूर में क्या होता है कि काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। आप पुरानी बुक्स को देखेंगे, पुराने एडिशंस को देखेंगे, तो उसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, न्यू एडिशन में भी आपको बहुत सारी मिस्टेक्स मिल जाएंगी, है ना। तो अब ये हो गया कि चलो एक जनरल नॉलेज के लिए अगर स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स में स्कोप है, तो सबसे पहले हम कहते हैं भाई गुप्ता कपूर को ही आपको देखना चाहिए, है ना। जब आप गुप्ता कपूर देख लें तो फिर आप इन बुक्स को ट्राई कर सकते हैं। ठीक। तो पहले मैं यही कहूँगा आपसे कि गुप्ता कपूर के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें आप ट्राई करिए, उन्हें अटेम्प्ट करिए सॉल्व करने की। ठीक। अदरवाइज अभी अगर आपका फोकस ए आर एस पे है, तो ए आर एस पे प्री के लिए आप जनरली बेसिक स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इसको आराम से इसको अच्छे से कर लें तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। अब लेकिन ये है कि इसके साथ आपको स्टैटिस्टिकल जेनेटिक्स वाला पार्ट भी अच्छे से करना होगा। अच्छे से भी नहीं करेंगे, कम से कम उसमें ये कर लो कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 5-10 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको आने चाहिए। ठीक। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोई डाउट तो है नहीं, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, है ना। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, डाउट नहीं होने का मतलब है कि आपको या तो सारी चीज़ें समझ में आ रही है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो अब आप जानो। ठीक। तो अब नेक्स्ट है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, डिफरेंस समझ में आ गया होगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट और नेमन पियर्सन लेमा टेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक। तो इतना क्लियर है भाई। नेमन पियर्सन लेमा कब यूज होगा,
नीमन पियर्सन लेमा टेस्ट कब यूज होगा? जब सिंपल वर्सेस सिंपल की हाइपोथेसिस होगी। और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कब यूज होगा? जब हमारे पास सिंपल वर्सेस कंपोजिट की हाइपोथेसिस होगी, या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट की हाइपोथेसिस होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में हम लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लैम्डा ये प्री डिफाइंड एक वैल्यू है। ठीक, तो लैम्डा होता है लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर नल हाइपोथेसिस डिवाइडेड बाय जनरल लाइक्लीहुड। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे नेमन पियर्सन लेमा में तो हम कहते थे भाई L1/L0 ग्रेटर देन के, तो वहां पे L1 भी स्पेसिफाइड था, L0 भी स्पेसिफाइड था। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ L0 स्पेसिफाइड है और L क्या करेगा, वेरी करेगा, ये ओबियस है। ठीक है, सिंपल, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट की कंडीशन है। तो सिंपल में तो हमने सपोज स्पेसिफाई कर दिए पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हमारे स्पेसिफाई हो गए। अब कंपोजिट में क्या होगा, कंपोजिट में पैरामीटर्स वेरी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर और मोर जनरल वे में कहें तो मोर जनरल वे में L0 यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, L0 इज सिंपली डिफाइंड अंडर नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या है, वो डिपेंड करता है। नल हाइपोथेसिस अगर सिंपल होगी तो उस केस में L0 क्या होगा, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन होगा। इसी तरह से अगर नल हाइपोथेसिस कंपोजिट हो जाए तो उस केस में फिर ये सैंपल ऑब्जर्वेशन का फंक्शन नहीं होगा, ये पैरामीटर्स का भी फंक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, लैम्डा इज L0/L, और ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक, L0/L ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, L0 क्या है, प्रोबेबिलिटी है, L भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटीज का रेशियो लेस देन 1 ही आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट यहाँ पर अब जो लैम्डा की रेंज हुई, लैम्डा की रेंज होगी 0 to 1। ठीक है, ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की रेंज होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इस तरह से, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की रेंज है 0 to 1, तो लैम्डा की रेंज होगी 0 to 1। तो अब हम क्या करें, एक आर्बिट्ररी पॉइंट सेलेक्ट कर लें भाई, लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा 0। ठीक है, तो लैम्डा लेस देन लैम्डा 0 सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा लेस देन लैम्डा 0 अंडर H0 इज इक्वल टू अल्फा। तो हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा 0 की, यहाँ पे हम जो लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं भाई ये लैम्डा 0 कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, इससे इसकी वैल्यू कम है और नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो ये इस कंडीशन को अगर होल्ड करेगा, यानी क्रिटिकल रीजन क्या है इस केस में, क्रिटिकल रीजन सच दैट लैम्डा लेस देन लैम्डा 0। ठीक है, हमने जब अल्फा को डिफाइन किया था तो अल्फा हमारा था प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन when S0 is true, this is our alpha। तो आप क्लियर देख रहे हैं भाई, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, क्रिटिकल रीजन की कंडीशन है। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन यहाँ पर डिफाइन हुआ लैम्डा लेस देन लैम्डा 0। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्रिटिकल रीजन, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है, कोई भी ऐसा क्रिटिकल रीजन जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, वो क्रिटिकल रीजन हमें क्या देगा, वो क्रिटिकल रीजन हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। और इस पे बेस्ड टेस्ट हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज आवर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। क्लियर? अब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये लैम्डा जो हमने डिफाइन किया है, लैम्डा पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं भाई -2 log of लैम्डा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज बेसिकली गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो माइनस लॉग लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर लार्ज एन, दैट मीन्स एन टेंस टू इंफिनिटी। इस कंडीशन पे माइनस लॉग लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा सर? कंसिस्टेंट। ठीक है, पूछ रहे हैं। सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
टू देखो इन वन। डिग्रीज, हाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो डिपेंड करेगा। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स अपॉन दिस रेशियो L0/L। ठीक, अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है हमें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हो नंबर ऑफ अननोन्स क्या है। अब अगर L0/L में अगर आपके नंबर ऑफ अननोन्स सपोज 3 हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। ठीक, तो इस पे बेस्ड लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे बहुत सारे टेस्ट हम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अब उतना डिटेल में तो हमें नहीं जाना है। ठीक, तो इस पे फिर हम आगे अगर आए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम बात करेंगे टेस्ट बेस्ड अपॉन दीज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में आप यहाँ से देखो एक दो क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं भाई। एक तो लैम्डा की रेंज पूछी जा सकती है आपसे, द रेंज ऑफ लैम्डा इन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज 0 to 1। ठीक, दूसरा ये पूछा जा सकता है भाई -2 log लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सिंपली आप कहोगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये एसिम्प्टोटिकल होता है, एसिम्प्टोटिकल मीन्स फॉर लार्ज एन, और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज कंसिस्टेंट, ये टेस्ट हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर, तो ये तो था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक, तो अभी तक हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो है इस पे अगर हम बात करें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर, हम बता रहे थे भाई हमारे पास प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो हम सैंपल कंसिडर करेंगे, सैंपल के एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे फिर अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो ये स्टेप्स क्या होते हैं, तो स्टेप्स आप सभी को पता है, फिर भी यहाँ पर डिस्कस कर लें। स्टेप फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है, दो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, चूजिंग ए suitable लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा। तो अल्फा को हम फिक्स करेंगे। स्टेप थर्ड, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक सिंपली ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। सैंपल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एक स्टैटिस्टिक हम डेवलप करेंगे। अब वो स्टैटिस्टिक क्या हो रही है, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए यूज हो रही है, टेस्ट करने के लिए यूज हो रही है, तो उसे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कह लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप थर्ड सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टेप फोर्थ, कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशंस में टेस्ट स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट किया जाएगा, और टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए जो भी इसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो भी इसेंशियल वेरिएबल्स हैं उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंपल। दिस पार्ट इज बेसिकली एनालिसिस पार्ट। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ, फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू, फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो अप्रोच हैं, एक अप्रोच है हमारी क्लासिकल अप्रोच और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में हम डिसीजन के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं, और क्लासिकल अप्रोच में क्रिटिकल वैल्यू का यूज किया जाता है।
तो अगर हम क्लासिकल अप्रोच की बात करें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, तो स्टेप फिफ्थ में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके बेसिस पे हमारा सैंपल स्पेस दो डिसजॉइंट पार्ट्स में डिवाइड होएगा। ठीक है। और अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें, तो स्टेप 4 में जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एनालिसिस पार्ट है, इसी में हम क्या कर लेते हैं, पी वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक। एंड स्टेप सिक्स्थ इज सिंपली कंक्लूजन और डिसीजन। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पी वैल्यू क्या होता है। पी वैल्यू बताया था, नहीं बताया था? अच्छा। ठीक है, तो स्टेप तो क्लियर है सबको। यही स्टेप्स आप अप्लाई करते हो जब भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपको करनी होती है, तो यही स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को फिक्स करेंगे। और ये भी आपको पता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फिक्स होगा। ठीक है। क्वेश्चन में 1% है तो 1% हम लेंगे अल्फा को, 5% है तो 5, 10% है तो 10, या कोई और वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो जनरली हम क्या करते हैं, अल्फा को 5% पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो जब आप टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करते हो, तो यहाँ से क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम जनरली क्या करेंगे, उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आइडेंटिफाई करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अब हमने एनालिसिस की, तो जो क्रिटिकल वैल्यू है या पी वैल्यू है, ये क्रिटिकल वैल्यू या पी वैल्यू बेसिकली क्या है, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। ठीक। तो अगर हमें पी वैल्यू कैलकुलेट करना है, जब हम कैलकुलेशंस की बात करें क्या होता है वो अभी बताता हूँ मैं आपको। अगर पी वैल्यू, ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है, तो पी वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें सिंपली क्या पता होना चाहिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक पता होना चाहिए। ठीक है। टेस्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कितना है, क्लियर। अगर ये हमें पता है तो हम पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख रहे हैं भाई, पी वैल्यू इज फंक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो पी वैल्यू क्या है, बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक का फंक्शन है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक एट पर्टिकुलर वैल्यू। अब वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, जो कैलकुलेशंस आप करोगे, तो कैलकुलेशन में क्या होगा, उस टेस्ट स्टैटिस्टिक की एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे मैं जा रहा हूँ, हालांकि वो चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपने क्या किया, कोई टेस्ट किया, उसमें जेट कैलकुलेट किया। ठीक है। तो जेट कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आ गई 1.96। सपोज आपने जेट कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.96 आ गई। तो इसकी पी वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में आपको पता है भाई, जेट का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, जेट का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो अब अगर आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज सिंपली एफ जेड इक्वल टू 1/√2 पाई ए टू द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर, यही होगा। और हमने जेड कैलकुलेट किया 1.92। दिस वैल्यू इज बेस्ड अपॉन सैंपल एनालिसिस, क्लियर। तो पी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, एफ 1.96 कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं क्या करूंगा, एफ 1.96 कैलकुलेट करूंगा, दैट मीन्स 1/√2 पाई ए टू द पावर माइनस हाफ 1.96 स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.05 आएगा। दिस 0.05 इज आवर पी वैल्यू। तो कैलकुलेशन समझ में आ गया पी वैल्यू का क्या है, कैसे हमने करना है, क्यों। पी वैल्यू का कैलकुलेशन समझ में आया क्या है। पी वैल्यू बेसिकली प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये तो हमने बताया नहीं पी वैल्यू क्या है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सैम्पलिंग
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो जैसे इस केस में है जेड कैलकुलेट किया, सपोज इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.96 आ गई, तो हम एफ जेड कैलकुलेट करेंगे, एफ जेड हमारा एफ 1.96 पे कैलकुलेट होगा, तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 0.05 आ गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग है भाई जो ऑब्जर्वेशंस में जो टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये बताता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो आप जब यहाँ पर कर्व डेवलप करोगे जेट का, तो इस तरह का कर्व होगा, तो ये पी वैल्यू कितना आया, यहाँ कहीं आया। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है 0.05 है, तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकते हैं इस रीजन में लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस इन सॉरी गेटिंग ऑब्जर्वेशंस इन एक्सट्रीम, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 0.05। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, अगर सैंपल की बात करें तो ये सपोज हमारा क्या है कर्व है, तो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे इस सेगमेंट में लाई करेंगे। ठीक है, और ये हमारे क्या है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक, दीज आर आवर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। इतना क्लियर है। जैसे अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करें, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया था आपको कि भाई जैसे न्यू बॉर्न बेबीज का वेट है। ठीक है, तो न्यू बॉर्न बेबीज का वेट आप देखेंगे भाई 2 किलोग्राम से लेके अगर 4 किलोग्राम तक क्या है मोस्टली कितना कवर हो जाता है 99%, यानी 99% न्यूबॉर्न बेबीज का वेट क्या होगा 2 kg से 4 kg के बीच में होगा। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे एक्सट्रीम में लाई करेंगे, है ना, किसी का वेट आ गया 1.5, अब वो उसका मिलने का चांस क्या है सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1% है। ठीक, तो इस केस में किसी का वेट 1.5 आ गया और किसी का वेट क्या आ गया ग्रेटर देन 4 पॉइंट आ गया, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे क्या है सिंपली एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हैं। तो पी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज एक्सट्रीम वैल्यूज व्हेन आवर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। जैसे हमने क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया था, द रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू। तो सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पर हमारे पास क्या है एक पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे हम कह रहे हैं, यहां पर हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस अंडर द नल हाइपोथेसिस, दैट इज नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो क्लियर है पी वैल्यू क्या है, क्यों? तो पी वैल्यू के बेसिस पे अगर आपको डिसीजन डेवलप करना है, ठीक है, तो ऑलरेडी हमने क्या किया है अल्फा को फिक्स किया है, अल्फा इज 5% या अल्फा इज 1%। तो आप पी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो अगर पी वैल्यू क्या होती है अल्फा के बराबर आती है या अल्फा से कम आती है, पी वैल्यू क्या होगी अल्फा के बराबर आएगी या अल्फा से कम आएगी, तो इस केस में हम क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं भाई 5% चांस हमारा कमिटिंग ऑफ टाइप फर्स्ट एरर है। ठीक है, और पी वैल्यू क्या हो गई इस अल्फा से और कम आ गई। ठीक है, तो इस केस में क्या है जो लाइकलीहुड है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का वो बहुत कम है। ठीक है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का जो लाइकलीहुड है यानी जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मिलने का चांस है वो क्या है बहुत कम है। तो इसका मतलब है वो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नल हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। वहीं अगर पी वैल्यू क्या होगी पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी, तो इस केस में हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज आवर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे होती है, कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक आपकी कैलकुलेट होके आई है उसकी वैल्यू पुट कर दो उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन में, तो वो आपको पी वैल्यू बताएगा जैसे इस केस में है। तो ये समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, क्यों? तो पी वैल्यू के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये नेसेसरी कंडीशन है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए टेस्ट स्टैटिस्टिक का, उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में अब देखिए जो क्रिटिकल वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू में यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करते हैं जनरली कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं क्लासिकल अप्रोच में।
ठीक है, टेस्टिंग की बात मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आप टेस्ट करते हैं। ठीक, तो अब तो इस केस में क्या होगा भाई, आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट की और टेबल से उसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, अब वो क्रिटिकल वैल्यू की जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी वही हमारी पी वैल्यू है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो आप। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कह रहे हो भाई 1.96, तो ये आपको पता है जेड की क्या होती है, क्रिटिकल वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू एट 5%। तो इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 0.05 ही आएगी। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोच जो क्लासिकल अप्रोच है, इस केस में आप क्या कहते हो, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम हो तो इस केस में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो। यही करते हो ना, यही डिसीजन बनाते हैं, क्यों, मैं सही बता रहा हूँ? ओके, calculated value is greater than critical value, then we reject H0. If calculated value is less than critical value, then we accept H0. तो इस केस में क्या करेंगे भाई, क्या डिसीजन होगा, कैसे डिसीजन बनाओगे? हम्म, कोई बता सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब ये क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने डिफाइन किया था जब मैं आपको क्रिटिकल रीजन एक्सप्लेन कर रहा था, तो क्रिटिकल रीजन को मैंने इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये डब्लू बार, ये डब्लू और ये लाइन हमारी क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट इस क्रिटिकल रीजन पे भी लाई कर सकते हैं, जैसे इस केस में हो रहा है। तो आप कह रहे थे भाई सैंपल पॉइंट अगर एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगा तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर पॉइंट हमारा डब्लू में लाई करेगा तो उस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अब सैंपल पॉइंट कहाँ लाई कर गया, इस क्रिटिकल वैल्यू की लाइन में लाई कर गया। तीन रीजन है ना हमारे पास, एक डब्लू बार है, एक डब्लू है और एक ही रीजन है लाइन। यानी ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, सेकंड कंडीशन भी ठीक है, थर्ड कंडीशन पे क्या डिसीजन होगा, कोई बता सकता है? और डिसीजन नहीं मिल रहा है तो कैसे हम डिसीजन बनाएंगे, किसी को कोई आइडिया? हम्म, क्यों? इन दो केसेज में तो बढ़िया चल रहा था कार्यक्रम। हम्म, कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू थी तो आपने सीधे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू आई तो एक्सेप्ट कर लिया। अब एक केस ऐसा भी होगा जहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू के इक्वल होगी, तो इस केस में क्या डिसीजन होगा और कैसे हम डिसीजन बनाएंगे? तो बहुत सिंपल केस है, इस केस में हम क्या करेंगे, रैंडमाइज्ड टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अभी तक का प्रोसीजर क्या था, नॉन रैंडमाइज था, टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज करके कैलकुलेटेड वैल्यू हमें मिली टेस्ट स्टैटिस्टिक की। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यू हमने निकाल ली टेस्ट स्टैटिस्टिक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो अब यहाँ से हमें डिसीजन बनाया था, सिंपली हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को रैंडमाइज टेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सिंपली एक कॉइन उछालेंगे, अगर हेड आएगा तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, टेल आएगा तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, टेल आया तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, हेड आया तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रैंडमाइज टेस्ट क्या है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? देखो दो कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन
क्रिटिकल वैल्यू, उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। सेकंड कंडीशन है कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, उस केस में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड कंडीशन हो सकती है कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू, तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, रैंडमाइज टेस्ट का यूज करेंगे। सिंपली जैसे सिक्का उछाला, सिक्के में हेड आया तो उसके बेसिस पे हमने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, या पासा फेंका, पासे में 6 आया तो हम कहेंगे भाई हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, नहीं आएगा तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस टेस्ट बिकम्स नाउ रैंडमाइज टेस्ट। ओके, तो अब क्लियर हो गया होगा रैंडमाइज टेस्ट क्या होते हैं और नॉन रैंडमाइज टेस्ट क्या होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली मॉडर्न अप्रोच में पी वैल्यूज का यूज करते हैं। तो पी वैल्यू में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई 3 रीजन वाला कोई नहीं है कि हमें एक रीजन ये मिलेगा, एक रीजन ये होगा, एक रीजन फिर अलग से ये मिलेगा, ऐसी कोई अप्रोच नहीं है। पी वैल्यू में सीधा सीधा क्लियर है भाई, अगर वो अल्फा के बराबर है या उससे कम है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, अगर अल्फा से बड़ी क्वांटिटी है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो आई होप आपको समझ में आए होंगी काफ़ी चीज़ें। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे छूट गई हों। ठीक, तो वो चीज़ आप देख लेना, तो कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अब जो हमारा मेन कॉन्सर्न है वो है भाई जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्या कहलाएगा, इस टेस्ट स्टैटिस्टिक का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो तरह के टेस्ट हमारे पास होते हैं। जब हम टेस्ट की बात करें तो दो तरह के टेस्ट होंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरा, कब पैरामेट्रिक टेस्ट होगा कब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, सिंपली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, जहां पर आपका अजम्पशन होगा कि जो सैम्पलिंग आप कर रहे हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन मीडियन मोड क्या है, इक्वल है। ठीक, तो उस केस में पैरामीटर्स की टेस्टिंग के लिए आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे, जहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सिमेट्रिक है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, और पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है। ठीक है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये अजम्पशन होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो उस केस में जो टेस्टिंग होगी, अब एक और कंडीशन, दो कंडीशन होंगी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन, ठीक, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। और सेकंड कंडीशन होगी द डेटा शुड बी एटलीस्ट ऑन ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, ये स्केल हमने शुरू में डिस्कस किए थे, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो यहाँ से इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जब हमारा डेटा ऑर्डिनल स्केल में है, ठीक है, एटलीस्ट ऑर्डिनल स्केल में है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई नहीं है बट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में पैरामीटर की टेस्टिंग वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे पैरामीटर की टेस्टिंग नहीं होगी, वहाँ पे सिंपली हम डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्टिंग करेंगे। ठीक, और पैरामेट्रिक टेस्टिंग में बेसिक एजम्पशन हो गया भाई जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ से लिए हैं, हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए हैं। तो अब सपोज हम टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक, तो हमने सैंपल कहाँ से लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सपोज ये हमारा सैंपल है, सैंपल में हमारे पास n यूनिट्स हैं। ठीक, तो अब ये भी मैंने आपको बताया था, जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जनरली क्या करते हैं, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, यानी ऐसे स्टैटिस्टिक्स जिनका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स अगर मैं यहाँ पे डेवलप करना चाहूँ तो सिंपली मैं एक्स बार कैलकुलेट करूँ। ठीक है, एक्स बार मेरा एक स्टैटिस्टिक है, एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालोगे तो ये म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन इतना आएगा। तो इस एक्स बार के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक एंसिलरी स्टैटिस्टिक डिफाइन कर सकता हूँ, जेड। ठीक है, तो जेड हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, इस तरह से कह सकते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर को अगर हम मोर जनरल वे में यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार को हमने कह दिया स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, हमने देखा था जब हम सैंपल नंबर्स बना रहे थे, हमारे पास 10 सैंपल थे
और सैंपल मीन हमने कैलकुलेट किया था, तो 10 सैंपल मीन्स हमारे पास आए थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसमें सैंपल मीन्स का जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ठीक है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, दैट मीन्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ओके, तो जेड हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ठीक, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये पैरामीटर के फ्री होगा। ठीक है, 0,1 होगा। ठीक, तो इस पे बेस्ड जो टेस्ट होंगे इस एंसिलरी, ये अब क्या है, एंसिलरी स्टैटिस्टिक है, तो इस जेड स्टैटिस्टिक पे बेस्ड जो भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट हमारे नॉर्मल टेस्ट कहलाएंगे। ठीक है, नॉर्मल टेस्ट उसे कहेंगे, या लार्ज सैंपल टेस्ट भी इसे हम कह लेते हैं। क्लियर, तो जेड डिफाइन हो गया। ठीक है, अब ये जेड यहाँ पे ध्यान देना वेरिएबल नहीं है, जेड यहाँ पर स्टैटिस्टिक है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। ठीक, अब ये एक्स आई हमारे पास उस वेरिएबल पे बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एक फंक्शन हमने डेवलप किया एक्स बार, इस एक्स बार पे बेस्ड एक एंसिलरी स्टैटिस्टिक डेवलप की जेड, जेड इज ए स्टैटिस्टिक। ठीक है, used to test the hypothesis related to mean variance और अदर पैरामीटर्स। ओके, तो इस केस में जेड हमारा एक स्टैटिस्टिक है। ठीक, एंसिलरी स्टैटिस्टिक होगा, तो इस पे बेस्ड टेस्ट हमारे नॉर्मल टेस्ट होंगे। तो अगर हम क्या कर लें, जेड स्क्वायर डिफाइन कर लें। ठीक है, तो जेड स्क्वायर इज नोन एज का स्क्वायर। ठीक, अब जेड स्क्वायर यहाँ पर सिंपली क्या है, जेड स्क्वायर इज एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई रूट एन होल स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर काई स्क्वायर विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो काई स्क्वायर क्या है, बेसिकली स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अगर हम काई स्क्वायर वेरिएट की बात करें, अब ये तो हमारी स्टैटिस्टिक है, दिस इज फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, तो ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, काई स्क्वायर वेरिएबल डिफाइन करें, तो काई स्क्वायर वेरिएबल इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, या हम वो कह सकते हैं नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो अब ये चीज क्या होती है भाई, इसे भी समझ लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सपोज करिए आप अभी जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, इसमें कितनी डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, आप रूम में बैठे हैं, 3 डायमेंशंस हैं, एक डायमेंशन हमारी है एक्स डायमेंशन, एक डायमेंशन है वाई डायमेंशन, एक डायमेंशन है जेड डायमेंशन। ठीक है, तो कितनी डायमेंशंस में आप यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप अपने रूम में बैठे हैं, 3 डायमेंशन स्पेस में आप हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई आप कितनी डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, कितनी डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं। हुँ? आप एक्स डायमेंशन के अलोंग चल सकते हैं, वाई डायमेंशन के अलोंग चल सकते हैं, और जेड डायमेंशन के अलोंग चल सकते हैं। चल सकते हैं ना, जेड डायमेंशन के अलोंग मीन्स आप सीढ़ी से छत में जा सकते हैं, या सीढ़ी उतर के नीचे रोड पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी कितनी है, 3 है। आप कितने तरीके से मूव कर सकते हैं, 3 तरीके से मूव कर सकते हैं। क्लियर, अब मैंने एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दी, रेस्ट्रिक्शन मैंने कहा भाई अब आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में, 2 ही डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं, वाई और एक्स। ठीक है, तो इस केस में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गई। ठीक, इसी तरह से कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा चल रहा है, वो एक वायर पे चल रहा है। ठीक है, तो वायर पे वो क्या हो सकता है, एक ही डायमेंशन में मूव करेगा। ठीक है, डायमेंशन हमारी सिंगल है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होंगी -x2 +x, लेकिन डायमेंशन क्या है, सिंगल है, तो उस केस में वो कीड़े की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, उस कीड़े की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम का। क्लियर, अब
मैथमेटिक्स में बात करें, मैथमेटिकली बात करें, तो सपोज कोई इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। तो इसमें सीधे सीधे आप देखेंगे भाई इस इक्वेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स आर 3, तो आप कहेंगे या नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स, या और स्पेसिफिकली कहें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये कितने हैं, 3 हैं। तो इस इक्वेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 हो गई। अब कैसे हुए 3, जब मैंने कहा था भाई आप रूम पे बैठे हैं तो आप फ्रीली कितनी डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, तो आपने कहा भाई हम 3 डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, 3 तरीके से चेंजेज कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, वाई की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, जेड की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इस इक्वेशन में कितने तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ 2 तरह से चेंज कर सकता हूँ, एक x की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, एक y की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, सिर्फ एक ही तरह से आप फ्रीली चेंज कर सकते हो, x की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू आप 5 पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लियर। तो x की वैल्यूज आप यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, ठीक। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 है, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2 है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एनी इक्वेशन, क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं भाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। अब रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कितनी रेस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक। तो इस केस में जब हम काई स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो काई स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, and square of standard normal variate, that means x minus mu upon sigma whole square. Here mu is constant, sigma is constant, number of variable is 1, that is x, so its degree of freedom will be 1, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया और काई स्क्वायर समझ में आ गया, ठीक है। काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसी तरह से अगर मैं क्या कर लूं, n वेरिएबल्स ले लूं, x की जगह पे n वेरिएबल्स ले लूं, और हर वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन में कह लूं भाई, सपोज मैंने कह लिया xi फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो इस केस में ये क्या होगा, आईआईडी होगा, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर वेरिएबल का, और सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो उस केस में जो काई स्क्वायर मैं इस तरह से डिफाइन कर लूं, समेसन जेड आई स्क्वायर, ठीक है, आई varies from 1 to up to n, then this chi-square is defined as chi-square variate with n degrees of freedom, क्लियर। इसी तरह से अब क्या हुआ कि मैं कह रहा था भाई म्यू कांस्टेंट है, अब सपोज मैंने क्या कहा, म्यू हमारे लिए अननोन है, म्यू अननोन है, तो इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स बार। तो एक वैल्यू और हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, समेसन आई वन टू एन, ठीक। तो इस केस में क्या था, यही था, जेड ही था वैल्यू यहाँ पर, एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इसी फॉर्म में था, म्यू अननोन है तो मैंने उसे एक्स बार से कैलकुलेट कर लिया, यानी एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गई। वेरिएबल्स कितने हैं, एन है, रेस्ट्रिक्शन है, हमने क्या किया है, म्यू को कैलकुलेट किया है, म्यू को एस्टिमेट किया है, ठीक है, दिस इज आवर वन रेस्ट्रिक्शन। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई एन माइनस 1। तो ये वेरिएबल हो गया क्या स्क्वायर एन माइनस 1, समेसन आई वन टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, क्लियर है। तो काई स्क्वायर समझ में आ गया, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्या है, काई स्क्वायर वेरिएट क्या है, क्यों। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, टी डिफाइन कर सकते हैं, टी क्या होगा, टी इज एक्स बार माइनस म्यू over s by under root n. Here s is sample standard deviation for small samples, ठीक है। यहाँ पर जो एस स्क्वायर डिफाइन होगा ये होगा 1 अपॉन एन माइनस 1 समेसन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम आगे अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि काई स्क्वायर
कैसे डिफाइन है, काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर का मीन वेरिएंस मोड और किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और टी क्या होता है, एफ क्या होता है, और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड टेस्ट फिर हम देखेंगे। ठीक, तो अभी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछा है किसी ने। तो अभी इतना करते हैं,